हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम पीएम अकेडमी। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका आज हम लास्ट लेक्चर होगा हमारा, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, जहां हम इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए बात करते हैं तो हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और रेशियो। ठीक है, जहां पे मतलब कि पूरे कंपाउंड का ऐसा नंबर है जो एक कॉमन नंबर से हमारा डिवाइड हो रहा है और एक रेशियो की फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड contains simplest whole number ratio। उसको हम क्या बोल देते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला की, तो हम बोल देते हैं द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ग्लूकोज का, हम लिखते हैं क्या? C6H12O6 ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मोलिकुलर फॉर्मूला। इसी को अगर हम इंपेरिकल के अंदर बात करें तो हमने ग्लूकोज का लिखा था C6H12O6 लिखा था। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है? 6 6 1 6 6 2 12 6 1 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH2O। दैट्स कॉल्ड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्लियर है सबको? इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको अलग अलग कंपाउंड्स की क्या दे रखी है? परसेंटेज दे रखी है। कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन प्रेजेंट है 12%, हाइड्रोजन 12% एंड ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन एंड सल्फर 32%। ठीक है, अब इसका अगर हम टोटल करते हैं, दैट इज 2 4 10 18 और 20, 3 4 5 और 10 हो गया 100%। ठीक है, आगे जब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास। कैसे सोल्व करेंगे इसको? कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है? फॉर्मूला समझ आ गया सबको? मास परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन की दे रखी है 12, एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन की दे रखी है 16, एटॉमिक मास 16। नाइट्रोजन की दे रखी है 28, एटॉमिक मास 14। सल्फर की दे रखी है 32, एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम इसको कट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कार्बन का 1, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 2, सल्फर 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H12O1 N2 और S1। ये होता है हमारे पास
एम्पिरिकल फॉर्मूला बना एक क्वेश्चन के लिए। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का? इस मास परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है और मॉलिक्यूलर का मास दे रखा है, उससे हमको n निकालना है कि इनके बीच का जो कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं वो क्या निकलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2। मॉलिक्यूलर का मास दे रखा है दैट इज 180। ठीक है, अब अगर हमको इसके अंदर सोल्व करना है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर का मास कितना? 180। एम्पिरिकल का कैलकुलेट करें, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया? 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 6 18, n इज इक्वल टू 6। कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास 6। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास दैट इज स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री से हम है ना, मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे जो है नाम देख के डर जाते हैं कि स्टिचियोमेट्री है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ये चीजें बच्चों को ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन स्टिचियोमेट्री क्या है? सिर्फ एक इजी प्रोसेस है जिसकी डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसके अंदर कितनी चीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो चीजें हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं अलग अलग वैल्यूज पे। ठीक है, मान लो हम बात लेते हैं हेबर्स प्रोसेस की जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इट्स कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी हमको लिखनी है स्टोइचियोमेट्री, तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया it's required 1 mole of N2 and 3 mole of H2। इसी चीज को हम बोल देते हैं क्या? स्टिचियोमेट्री। ठीक है, अगर हम इसको मास के बेस पे करें तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो इसमें क्या हो जाएगा? 28 ग्राम प्लस में 6 ग्राम, फॉर्म कितना हुआ? NH3 7 14, 14 और 3 17, 34। तो इसमें हम लिख देंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इट्स रिक्वायर्ड टू 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। स्टिचियोमेट्री समझ आ गई सबको? इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। इन सब के क्वेश्चन के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पूरे चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, डीपीपी करेंगे और अच्छे से जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो बनाएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट
which are completely consumed during the reaction। तो उस रिएजेंट की बात कर रहा है जो एक रिएक्शन के अंदर पूरा अच्छी तरह से कंज्यूम हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसी में एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास एक्सेस रिएजेंट। इसको कर दो अपोजिट, द रिएजेंट not completely consumed during the reaction। जो कि मान लो कि हमारे पास एक्सेस में रखा हुआ है, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेस रिएजेंट। अब इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या रहती है कि हम एक्सेस और लिमिटिंग कहाँ बता सकते हैं, when the amount of reagent are given for more than one reagent। अगर एक से ज्यादा रिएजेंट का अगर हमको वैल्यू या अमाउंट दे रखी है तो उसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है राउंडिंग ऑफ। कि भी किसी भी चीज की हम राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ करने के रूल क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के लिए, प्रीसीडिंग डिजिट, लास्ट डिजिट। जब हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो अगर 5 से छोटी होगी तो हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो सेम रहेगी। एग्जाम्पल के लिए बात करें, इन केस है हमारे पास 1.93, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ करके हम लिखेंगे 1.9। ठीक है, अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 से रहेगी बड़ी, मान लो ये हो गया हमारे पास 5.49, तो इसको हम लिख देंगे राउंडिंग ऑफ करके 5.5। ठीक है, अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो इक्वल रहेगी 5 के, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम बात करते हैं प्रीसीडिंग डिजिट पे। अगर हमारे पास डिजिट है 5.75, तो हम इसको कर देंगे 5.8। ठीक है, लेकिन अगर डिजिट है 5.85 तो इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज, दैट इज 5.8। समझ आ गया? तो ये होता है हमारे पास रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। इसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की।
सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। मान लो नंबर प्रेजेंट है 95876, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी? 5। अगर प्रेजेंट है 1001, जब दो नॉन जीरो नंबर के अंदर जीरो आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट हो जाती है, दैट इज 4। नंबर आ गया 0.9001, तो इसके अंदर जो ये नंबर है इसको हम सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होंगी, दैट इज 4। अब नंबर आ गया हमारे पास 04010, तो इसके अंदर हम 1, 2 एंड 3, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के अलग अलग टर्म प्रेजेंट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू होती है। जब हम डिग्री को केल्विन के अंदर लिखेंगे, सेल्सियस से केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। फ़ारेनहाइट के अंदर लिखेंगे तो हम लिखते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये क्या होती है हमारे पास? इक्वेशंस प्रेजेंट होते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज को ऐसे लिख देते हैं 10⁻⁹, 10⁵, तो इन टर्म को क्या बोल देते हैं हम? साइंटिफिक नोटेशन। मान लो कोई चीज प्रेजेंट है हमारे पास 90000, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 जीरो प्रेजेंट है तो 9 × 10⁵, तो इस टर्म को हम क्या बोल देते हैं? साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर बात करते हैं तो हम ऐसी टर्म्स को सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, सिग्निफिकेंट के अंदर रूल होता है कि जब भी हमारे पास वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट इसके अंदर आ जाती है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ जाती है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट टर्म के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर एक टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके साथ ही जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर हो चुका है। एक लेक्चर और आएगा डीपीपी के बेस पे, जिसके अंदर पूरे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सोल्व करेंगे, एंड अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर कहीं किसी को कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू।